इंडिया में आजकल हर कैफे में, हर कॉलेज कैंटीन में और हर टी स्टॉल पर आपको एक लड़का ज़रूर मिलेगा जो कहता है, भाई मेरे पास एक बिलियन डॉलर आइडिया है, बस इन्वेस्टर नहीं मिल रहा। हमारे देश में स्टार्टअप का कल्चर आ गया है, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी आई है। हम सोचते हैं कि बिजनेस करने के लिए बाप का पैसा, आईआईटी की डिग्री या सिलिकॉन वैली का कनेक्शन चाहिए। हम शार्क टैंक इंडिया देखते हैं और सोचते हैं कि ये शार्क्स तो सूट बूट पहनकर पैदा हुए थे। इनकी किस्मत अलग थी, इनके पास रिसोर्सेज थे जो हमारे पास नहीं है। हम अपनी नाकामयाबी का ब्लेम सिस्टम पर डालते हैं, अपनी जेब पर डालते हैं और अपनी एजुकेशन पर डालते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने इन सब बहानों को कचरे के डब्बे में डाल दिया। एक ऐसा आदमी जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में राज किया, लेकिन जिसको कंप्यूटर कोड लिखना नहीं आता था। एक ऐसा आदमी जिसने 24 साल की उम्र में फटे हुए कपड़ों में 6 लड़कों के साथ एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट शेयर किया, जहां सोने के लिए बिस्तर नहीं था और नहाने के लिए टावल नहीं थे। वो आदमी जो आज $5 बिलियन का मालिक है, एनबीए टीम का मालिक है और दुनिया का सबसे बड़ा शार्क है, वो कभी जमीन पर सोकर केचप के सैंडविचेस खाता था क्योंकि उसके पास खाने के पैसे नहीं थे। ये कहानी मार्क क्यूबन की है। ये कहानी लक की नहीं, ये कहानी द स्पोर्ट ऑफ बिजनेस की है, जहां जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे स्मार्ट है, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा ग्राइंड कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आप मिडिल क्लास हैं और बड़ा नहीं कर सकते, तो अगले 15 मिनट आपकी सोच बदल देंगे। स्वागत है मार्क क्यूबन की असली दुनिया में। मार्क क्यूबन का जन्म किसी सोने के महल में नहीं हुआ था। वो पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया के एक वर्किंग क्लास सबर्ब माउंट लेबनन में पैदा हुए। उनके पिता नॉर्टन क्यूबन एक ऑटोमोबाइल अपहोल्स्ट्री शॉप में काम करते थे। मतलब वो पुरानी गाड़ियों की सीट्स और कवर्स ठीक करते थे। उनकी माँ अलग अलग अजीबोगरीब जॉब्स करती थीं ताकि घर चल सके। घर का माहौल ऐसा था जहां बिजनेस का मतलब बोर्ड मीटिंग्स नहीं, बल्कि सर्वाइवल था। मार्क के पिता 60 साल तक उस अपहोल्स्ट्री शॉप में काम करते रहे, धूल और गंदगी के बीच, ताकि उनका बेटा कुछ बेहतर बन सके। मार्क अक्सर अपने पिता को काम करते हुए देखते थे और सोचते थे कि मेहनत इसी को कहते हैं। लेकिन मार्क के अंदर बचपन से ही एक अलग किस्म की बेचैनी थी। वो सिस्टम को फॉलो करने वाले बच्चे नहीं थे, वो सिस्टम को हैक करने वाले बच्चे थे। उनका पहला बिजनेस लेसन तब आया जब वो सिर्फ 12 साल के थे। उन्हें बास्केटबॉल खेलना पसंद था और उन्हें एक नई पेयर ऑफ बास्केटबॉल शूज चाहिए थी, महंगे जूते। जब उन्होंने अपने पिता से पैसे मांगे तो उनके पिता ने वही कहा जो हर मिडिल क्लास बाप कहता है, अगर चाहिए तो खुद कमाओ। मार्क ने ये नहीं पूछा कैसे, उन्होंने सोचा क्या बिक सकता है। उन्होंने नोटिस किया कि हर घर में कूड़ा यानी गार्बेज निकलता है और हर घर को गार्बेज बैग्स की जरूरत होती है। मार्क ने एक फोन बुक उठाई और कोल्ड कॉलिंग शुरू कर दी। एक 12 साल का लड़का अनजान लोगों को फोन करके कह रहा था, हाय मैं मार्क हूं, क्या आपको गार्बेज बैग्स चाहिए? उसने $3 में बॉक्स खरीदा और $6 में बेचा, घर घर जाकर दरवाजे खटखटाकर। ये उनका पहला लेसन था, सेल्स क्योर्स ऑल, यानी बिक्री हर दर्द की दवा है। अगर आप बेच सकते हैं तो आप कभी भूखे नहीं मरेंगे। जब उनके पड़ोसी शाम को टीवी देख रहे होते थे, मार्क उनके दरवाजे पर खड़े होकर प्लास्टिक बैग्स बेच रहे थे। ये कोई शर्म की बात नहीं थी, ये उनका पहला वेंचर था। उन्होंने सीखा कि जब आप किसी की प्रॉब्लम जैसे गार्बेज बैग्स खत्म होना सॉल्व करते हैं और उनके घर तक सोल्यूशन पहुंचाते हैं, तो लोग खुशी खुशी पैसे देते हैं। ये माइंडसेट उनकी रग रग में बस गया। हाई स्कूल में आते आते मार्क ने हर वो काम किया जो कोई भी कर सकता था। उन्होंने स्टैम्प्स बेचे, कॉइन्स बेचे। जब पिट्सबर्ग में न्यूज़पेपर स्ट्राइक हुई, अखबार बंद हो गए, तो मार्क ने दूसरे शहर क्लीवलैंड से अखबार मंगवाकर पिट्सबर्ग में बेचे। वो हमेशा गैप ढूंढते थे, कहाँ डिमांड है और सप्लाई नहीं है। 16 साल की उम्र में उन्होंने देखा कि हाई स्कूल बोरिंग है। उन्होंने सोचा मैं यहाँ वक्त बर्बाद क्यों करूं। उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस ली और 1 साल पहले स्कूल खत्म कर दिया। कॉलेज के लिए उन्होंने इंडियाना यूनिवर्सिटी को चुना। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसर्च की और पाया कि टॉप 10 बिजनेस स्कूल्स की लिस्ट में ये सबसे सस्ता था। ये मार्क क्यूबन का दिमाग है। क्वालिटी चाहिए, लेकिन वैल्यू फॉर मनी भी चाहिए। कॉलेज में भी वो नॉर्मल स्टूडेंट नहीं थे। जब उनके दोस्तों को पार्टी करनी होती थी, तो मार्क ने सोचा मैं पार्टी में जाने वाला नहीं, पार्टी करवाने वाला बनूंगा। उन्होंने देखा कि कॉलेज टाउन में कोई अच्छा बार नहीं है जहां स्टूडेंट्स हैंग आउट कर सकें। लेकिन एक स्टूडेंट बार कैसे खोल सकता है? मार्क के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास जुगाड़ था। उन्होंने अपनी स्टूडेंट लोन के पैसे बचाए, कुछ दोस्तों से उधार लिया और शहर के बाहर एक बिल्डिंग किराए पर ली। उस बार का नाम रखा मॉटलीज पब। वो वहाँ के ओनर थे, मैनेजर थे और बारटेंडर भी थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अभी 21 साल के भी नहीं हुए थे, जो अमेरिका में ड्रिंकिंग एज है।
वो खुद अपने बार में शराब नहीं पी सकते थे, लेकिन वो पूरा बार चला रहे थे। वहाँ उन्होंने बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा, कस्टमर एक्सपीरियंस। वो देखते थे कि लोग क्यों आते हैं, कब ज़्यादा खर्च करते हैं और कैसे उन्हें वापस बुलाना है। वहाँ वो डिस्को लेसन्स देना शुरू किया। हाँ, मार्क क्यूबन $25 प्रति घंटा लेकर लोगों को डांस सिखाते थे। वो किसी भी काम को छोटा नहीं मानते थे। उन्हें बस एक चीज़ से मतलब था, कैश फ्लो। पैसा आना चाहिए, चाहे वो गार्बेज बैग से आए, बियर से आए या डांस सिखा कर आए। कॉलेज खत्म होने के बाद मार्क वापस पिट्सबर्ग गए और मेलन बैंक में जॉब शुरू की। ये उनकी पहली कॉर्पोरेट जॉब थी। उन्हें लगा कि अब वो सेट हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स में काम था। मार्क ने वहाँ भी अपना दिमाग लगाया। वो कंप्यूटर्स को समझने लगे, कोडिंग सीखने लगे। वो अपने बॉस को हैप्पी न्यूज़ भेजना चाहते थे। आर्टिकल्स कट करके भेजते थे कि कैसे बैंक इम्प्रूव हो सकता है। उन्होंने एक रुकी क्लब बनाया ताकि नए एम्प्लॉयज सीईओ के साथ लंच कर सकें। मार्क को लगा वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन उनके बॉस को लगा वो ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक गंदा सच है कि अक्सर बॉसेस को वो एम्प्लॉयज पसंद नहीं आते जो उनसे ज़्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश करते हैं। मार्क को रियलाइज होने लगा कि वो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं। वो वहाँ घुटन महसूस कर रहे थे। वो अपने दोस्तों से कहते, मैं यहाँ मर जाऊंगा अगर मैं सिर्फ यस सर नो सर करता रहा। 1982 में मार्क ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी दोस्त की बात सुनी कि डैलस टेक्सास में मौसम अच्छा है, लड़कियां खूबसूरत हैं और जॉब्स बहुत हैं। मार्क ने अपनी पुरानी गाड़ी फिएट एक्स 1/9 में सामान भरा और डैलस निकल पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो उनकी गाड़ी खराब हो गई। उनके पास रहने की जगह नहीं थी। उन्होंने एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट ढूंढा जिसमें पहले से 5 लड़के रह रहे थे। मार्क छठे लड़के यानी 6th रूममेट बने। वहां इतनी जगह नहीं थी कि सबके पास बेड हो। मार्क जमीन पर सोते थे। उनके पास कबर्ड नहीं था। वो अपने कपड़े एक कोने में ढेर यानी पाइल करके रखते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनके पास टावल्स नहीं थे। वो और उनके दोस्त मोटेल 6 यानी एक सस्ते होटल से टावल चुरा कर लाते थे या यूज करते थे। ये वही मार्क क्यूबन है जो आज प्राइवेट जेट में घूमता है। उस वक्त उनकी हालत ये थी कि वो ग्रोसरी स्टोर जाते थे और रात को डिस्काउंटेड चिकन खरीदते थे। वो चिकन जो अगर आज नहीं बिका तो फेंक दिया जाएगा। वो सस्ता होता था। डैलस में उन्होंने बारटेंडर की जॉब की। रात भर लोगों को शराब पिलाते और दिन में नई जॉब ढूंढते। आखिरकार उन्हें एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिली जिसका नाम था योर बिजनेस सॉफ्टवेयर। उनका काम था सॉफ्टवेयर बेचना। मार्क को सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन उन्हें बेचना आता था। उन्होंने रातों को जागकर मैनुअल्स पढ़ना शुरू किया। वो खुद को सिखाते थे। उन्होंने देखा कि कस्टमर्स को सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उन्हें समझा सके कि सॉफ्टवेयर यूज़ कैसे करना है। मार्क कस्टमर्स के घर जाते, उनके ऑफिस जाते और इंस्टॉलेशन में मदद करते। वो टॉप सेल्समैन बन गए। उन्हें लगा कि वो कंपनी के लिए एसेट है। लेकिन यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। एक सुबह उन्हें एक बड़ा क्लाइंट मिला। क्लाइंट $15,000 का चेक देने को तैयार था, लेकिन एक शर्त थी, मार्क को चेक लेने के लिए अभी जाना होगा और ऑफिस नहीं आ पाएंगे। मार्क ने सोचा बॉस खुश होगा, $15,000 की सेल है। उन्होंने बॉस को कॉल किया और बताया कि वो चेक लेने जा रहे हैं। बॉस का नाम था माइकल। माइकल ने कहा नहीं, तुम ऑफिस आओ और पहले दुकान खोलो। मार्क ने कहा लेकिन सर ये चेक इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट वेट कर रहा है। बॉस ने कहा मैंने कहा ना दुकान खोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मार्क ने बॉस की बात नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि बिजनेस का रूल है मनी फर्स्ट। वो क्लाइंट के पास गए, चेक लिया और खुशी खुशी ऑफिस पहुंचे। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचे, माइकल ने उन्हें देखा और कहा यू आर फायर्ड। मार्क हैरान रह गए। उन्होंने पूछा क्या? मैंने अभी $15,000 की सेल की है। बॉस ने कहा तुमने मेरा ऑर्डर फॉलो नहीं किया, निकल जाओ। उस पल मार्क क्यूबन के हाथ में वो $15,000 का चेक था जो उनका नहीं था और वो बेरोजगार थे। वो वहां खड़े होकर रियलाइज कर रहे थे कि चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, जब तक आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, आपकी किस्मत उनके हाथ में है। उस दिन उस बेइज्जती के बाद मार्क क्यूबन ने खुद से एक वादा किया, मैं आज के बाद कभी किसी और के लिए काम नहीं करूंगा। मैं कभी किसी बॉस को ये पावर नहीं दूंगा कि वो मुझे निकाल सके। ये वो मोमेंट था जब बिलियनर मार्क क्यूबन का जन्म हुआ। ये रिजेक्शन, ये फायरिंग उनकी करियर का सबसे बड़ा गिफ्ट था। अगर माइकल ने उन्हें फायर नहीं किया होता तो शायद मार्क आज भी किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में सेल्स मैनेजर होते। लेकिन अब सवाल ये था,
बिना पैसे के, बिना जॉब के डैलस जैसे शहर में सर्वाइव कैसे करें? मार्क ने डिसाइड किया कि वो अपनी खुद की कंपनी खोलेंगे, माइक्रो सॉल्यूशंस। लेकिन कैपिटल कहाँ से आएगा? उनके पास तो रेंट देने के पैसे नहीं थे। उन्होंने वही किया जो वो बचपन से करते आए थे, जुगाड़। उन्होंने अपने कुछ पुराने कस्टमर से कांटेक्ट किया और कहा, मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, अगर आप मुझे एडवांस देंगे तो मैं आपको बेहतर सर्विस दूंगा। कुछ कस्टमर्स ने उन पर भरोसा किया। मार्क ने एक छोटा सा ऑफिस लिया, या यूं कहें कि अपने अपार्टमेंट को ही ऑफिस बना लिया। दिन भर वो क्लाइंट्स ढूंढते और रात भर वो नई टेक्नोलॉजी सीखते। उस वक्त कंप्यूटर्स नए थे। पीसी, पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन शुरू हो रहा था। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क्स आ रहे थे, मतलब कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना। मार्क को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्होंने एक रूल बनाया, मैं अपने कंपटीशन से ज्यादा मेहनत करूंगा। जब उनके कॉम्पिटिटर्स शाम 5 बजे घर जाते थे, मार्क 7-Eleven स्टोर जाते, वहां से सबसे सस्ती ब्रेड और सस्ता केचप खरीदते, क्योंकि मीट या चीज महंगा था, और वापस आकर मैनुअल्स पढ़ते। वो रात के 2 बजे तक मैनुअल्स पढ़ते थे, ताकि अगले दिन वो क्लाइंट के सामने एक्सपर्ट लग सके। वो केचप सैंडविचेस खाकर जिंदा थे, लेकिन उनकी भूख नॉलेज के लिए थी। उन्होंने देखा कि टेक इंडस्ट्री में लोग गीक्स थे जो बेच नहीं सकते थे, या सेल्समैन थे जो टेक नहीं समझते थे। मार्क ने दोनों स्किल्स को कंबाइन कर दिया। माइक्रो सॉल्यूशंस की शुरुआत आसान नहीं थी। एक बार उनकी सेक्रेटरी, जिसे उन्होंने हायर किया था ताकि कंपनी प्रोफेशनल लगे, सारा पैसा लेकर भाग गई। मार्क के अकाउंट में फिर से जीरो हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। कोई और होता तो टूट जाता। मार्क गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से शुरू किया। वो जानते थे कि वो टेक्नोलॉजी के प्लम्बर हैं, वो मुश्किल चीज़ों को आसान बनाकर बेच रहे हैं। धीरे धीरे माइक्रो सॉल्यूशंस का नाम होने लगा। पैरेट सिस्टम्स, रॉस पैरट की कंपनी उनकी क्लाइंट बनी। मार्क का फॉर्मूला सिंपल था, लर्न, सेल, डिलीवर। वो टेक्नोलॉजी को इतना गहराई से समझने लगे कि वो एक्सपर्ट्स को भी लेक्चर दे सकते थे। उन्होंने 7 साल तक बिना छुट्टी लिए काम किया। 7 साल तक उन्होंने कोई वेकेशन नहीं लिया। उन्होंने अपनी जवानी के साल पार्टी करने में नहीं, बल्कि कोड और केबल्स के बीच बिताए। ये थी उनकी तपस्या। लेकिन मार्क क्यूबन की असली उड़ान अभी शुरू होनी थी। माइक्रो सॉल्यूशंस तो बस एक ट्रेलर था। उन्हें अभी ये देखना था कि कैसे एक छोटी सी कंपनी को बड़ा बनाकर बेचा जाता है, और कैसे वो पैसा उन्हें दुनिया के सबसे बड़े .com बूम के सेंटर में ला खड़ा करेगा। कैसे वो ब्रॉडकास्ट.com बनाएंगे और याहू को हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील में फंसाएंगे। ये सफर अभी बस शुरू हुआ है, जहां एक केचप सैंडविच खाने वाला लड़का मिलियनेयर बनने की राह पर निकल चुका है। आगे हम देखेंगे मार्क क्यूबन का पहला बड़ा एग्जिट, कैसे उन्होंने रिटायर होकर वापस आने का फैसला किया, और वो आइडिया जो एक बास्केटबॉल मैच सुनने की चाहत से पैदा हुआ और जिसने उन्हें बिलियनर बना दिया। कैसे उन्होंने .com बबल के फटने से ठीक पहले अपनी कंपनी बेचकर दुनिया को हैरान कर दिया। इमेजिन कीजिए, आप सिर्फ 32 साल के हैं। आपकी उम्र के बाकी लोग अभी भी करियर सेट करने में लगे हैं, प्रमोशन के लिए बॉस की चापलूसी कर रहे हैं और ईएमआई भर रहे हैं। लेकिन आपने अभी अभी अपनी कंपनी बेची है। आपके बैंक अकाउंट में $2 मिलियन, आज के हिसाब से करोड़ों रुपए आ गए हैं। आपने अपनी घड़ी उतार दी है और कचरे में फेंक दी है, क्योंकि अब आपको वक्त देखने की जरूरत नहीं है। आप मालिक हैं अपने वक्त के। आपने डिसाइड किया है कि अब आप पूरी जिंदगी अय्याशी करेंगे, दुनिया घूमेंगे और कभी काम नहीं करेंगे। मार्क क्यूबन ने यही किया। 1990 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी माइक्रो सॉल्यूशंस को कंप्यूसर्व को $6 मिलियन में बेच दिया। मार्क का हिस्सा था $2 मिलियन। वो रिच बन चुके थे। वो रिटायर हो गए। मार्क ने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने अमेरिकन एयरलाइंस का लाइफ टाइम पास खरीदा, अनलिमिटेड ट्रैवल पूरी जिंदगी के लिए। वो सुबह डैलस में होते, लंच करने पेरिस चले जाते और डिनर के लिए मॉस्को। वो पार्टीज कर रहे थे, हॉलीवुड स्टार्स के साथ घूम रहे थे। उन्होंने एक्टिंग भी की, छोटे रोल्स में। एक मिडिल क्लास लड़का जो केचप सैंडविच खाता था, अब दुनिया का राजा था। लगता है ना कि यही सक्सेस है, यही वो सपना है जो हम सब देखते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। 2 साल तक ये सब करने के बाद मार्क क्यूबन को एक चीज महसूस होने लगी जो उन्हें डराती थी, बोर्डम। उन्हें एहसास हुआ कि पार्टी करना, घूमना और पैसे उड़ाना, ये सब मजा देते हैं, लेकिन मकसद यानी पर्पस नहीं देते। उन्हें वो नशा याद आने लगा जो सिर्फ बिजनेस करने से मिलता था। वो स्पोर्ट ऑफ बिजनेस में वापस आना चाहते थे। वो मानते थे कि बिजनेस दुनिया का सबसे बड़ा गेम है। इसमें कोई विसल नहीं बजती, कोई टाइम आउट नहीं होता, और आप 24/7 compete कर रहे होते हैं सबसे स्मार्ट लोगों के साथ। मार्क वापस डालस में वो एक नया आइडिया ढूंढ रहे थे, और आइडिया कहाँ से आया? उनकी एक प्रॉब्लम से। मार्क इंडियाना यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और वहाँ की बास्केटबॉल टीम इंडियाना हुजियर्स के बहुत बड़े फैन थे। लेकिन डालस में रहकर वो इंडियाना के मैचेस रेडियो पर नहीं सुन पाते थे। उस जमाने में रेडियो वेव सिर्फ लोकल चलती थी। इंटरनेट नया नया आया था। 1995 की बात है। मार्क के एक दोस्त थे, टॉड वैगनर। टॉड भी इंडियाना का फैन था। दोनों बैठकर बात कर रहे थे कि यार, हम मैच कैसे सुने। तब मार्क के दिमाग में एक सवाल आया, क्या हम रेडियो के सिग्नल को कंप्यूटर के जरिए इंटरनेट पर भेज सकते हैं, ताकि दुनिया में कोई भी कहीं भी बैठकर सुन सके? आज ये सवाल बहुत आसान लगता है। आज हम स्पॉटिफाई, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग करते हैं। लेकिन 1995 में ये साइंस फिक्शन था। इंटरनेट की स्पीड इतनी स्लो थी कि एक फोटो लोड होने में 2 मिनट लगते थे। आवाज भेजना तो दूर की बात थी। लोगों ने कहा, मार्क, ये इम्पॉसिबल है, कंप्यूटर मोडेम्स इतना डेटा हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन मार्क के
पास वो पुराना जुगाड़ माइंडसेट था। उन्होंने टॉड के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की, ऑडियोनेट। शुरुआत कैसे हुई? एक 386 इंटेल प्रोसेसर वाले कंप्यूटर के साथ एक बेडरूम में। मार्क ने खुद कोडिंग की, केबल्स जोड़े। उन्होंने इंडियाना के एक लोकल रेडियो स्टेशन से बात की और कहा, हम आपका मैच इंटरनेट पर चलाना चाहते हैं। रेडियो स्टेशन वाले को कुछ समझ नहीं आया, उसने बस कहा ठीक है कर लो, वैसे भी कोई सुनने वाला नहीं है। मार्क ने पहला मैच स्ट्रीम किया। क्वालिटी खराब थी, आवाज़ फट रही थी, बफर हो रहा था, लेकिन वो चल गया। डैलस में बैठकर मार्क ने इंडियाना का मैच सुना। ये एक मैजिक मोमेंट था। उन्हें समझ आ गया कि ये सिर्फ बास्केटबॉल के लिए नहीं है, ये पूरी मीडिया इंडस्ट्री को बदल देगा। मार्क और टॉड ने ऑडियोनेट को एक्सपैंड करना शुरू किया। वो रेडियो स्टेशंस के पास जाते और भीख मांगते, प्लीज़ हमें अपना सिग्नल इंटरनेट पर डालने दो, हम फ्री में करेंगे। ज़्यादातर लोगों ने मना कर दिया, उन्हें लगा इंटरनेट बस एक फैड है। लेकिन मार्क ने हार नहीं मानी। वो दिन रात काम करने लगे। वो फिर से उसी लाइफस्टाइल में आ गए जहां वो माइक्रो सॉल्यूशंस के टाइम पर थे। काम, काम और सिर्फ काम। उन्होंने देखा कि सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, लोग न्यूज़ सुनना चाहते हैं, म्यूजिक सुनना चाहते हैं, पुलिस स्कैनर सुनना चाहते हैं। धीरे धीरे ऑडियोनेट के पास हजारों रेडियो स्टेशंस का नेटवर्क बन गया। उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर ब्रॉडकास्ट.com रख दिया। अब मार्क एक नए मिशन पर थे। उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा जूक बॉक्स बनाना था। लेकिन पैसे की कमी थी, सर्वर्स महंगे थे, बैंडविड्थ महंगी थी। उन्हें इन्वेस्ट करना था टेक्नोलॉजी में। 1998 तक आते आते ब्रॉडकास्ट.com इंटरनेट का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बन गया था, ऑडियो और वीडियो के लिए। लेकिन अभी भी दुनिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कंपनी पैसा कैसे कमाएगी। मार्क का विजन क्लियर था, ट्रैफिक इज किंग, अगर लोग आ रहे हैं तो पैसा बाद में बन जाएगा। फिर आया वो दिन जिसने ब्रॉडकास्ट.com को मैप पर डाल दिया। विक्टोरिया सीक्रेट लॉन्जरी ब्रांड अपना फैशन शो करना चाहता था। मार्क ने उन्हें पिच किया, क्यों ना हम इस शो को लाइव इंटरनेट पर स्ट्रीम करें। विक्टोरिया सीक्रेट मान गया। मार्क ने हाइप क्रिएट की, उन्होंने अखबारों में एड्स दिए, सुपर बोल के दौरान एड चलाया। जिस दिन शो लाइव हुआ, इंटरनेट क्रैश हो गया। हाँ, इतने लोग आए, 1.5 मिलियन लोग, कि ब्रॉडकास्ट.com के सर्वर्स तो क्या, पूरा इंटरनेट स्लो हो गया। लोग पिक्सेलेटेड वीडियो देख रहे थे, मॉडल्स को चलते हुए, लेकिन वो देख रहे थे। ये इंटरनेट हिस्ट्री का पहला वायरल इवेंट था। इसने साबित कर दिया कि लोग इंटरनेट पर सिर्फ ईमेल पढ़ने नहीं आते, वो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। इस इवेंट के बाद मार्क क्यूबन इंटरनेट के रॉकस्टार बन गए। अब बारी थी कंपनी को पब्लिक ले जाने की, आईपीओ। जुलाई 1998 ब्रॉडकास्ट.com का आईपीओ आया। स्टॉक की प्राइस रखी गई $18। वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स ने कहा, यह कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही, ये लॉस में है, इसका स्टॉक फेल होगा। लेकिन मार्क जानते थे कि मार्केट फ्यूचर खरीदता है, पास्ट नहीं। जिस दिन स्टॉक मार्केट खुला, ब्रॉडकास्ट.com का शेयर $18 से शुरू हुआ और दिन खत्म होते होते $62.75 पर पहुंच गया। ये 250% का जंप था। फाइनेंशियल हिस्ट्री में किसी भी आईपीओ का सबसे बड़ा ओपनिंग डे जंप। एक ही दिन में मार्क क्यूबन और टॉड वैगनर बिलियनर्स बन गए। उनके एम्प्लॉयज जो कल तक सैलरी पर थे, मिलियनर बन गए। मार्क क्यूबन अब वापस उस दुनिया में आ गए थे जहां वो माइक्रो सॉल्यूशंस बेचने के बाद थे। लेकिन इस बार नंबर बहुत बड़ा था। उनकी नेटवर्थ आसमान छू रही थी। लेकिन मार्क क्यूबन के दिमाग में एक खतरा मंडरा रहा था। वो टेक्नोलॉजी को इतने करीब से जानते थे कि उन्हें एक ऐसी चीज दिखाई दे रही थी जो बाकी दुनिया को नहीं दिख रही थी। ये वो दौर था जिसे हम .com बबल कहते हैं। हर कोई इंटरनेट कंपनी खोल रहा था और मिलियनर बन रहा था। लोग बिना बिजनेस प्लान के फंडिंग उठा रहे थे। मार्केट पागल हो चुका था। मार्क ने देखा कि ये हवा है। उन्हें पता था कि ये गुब्बारा फटने वाला है। ब्रॉडकास्ट.com का स्टॉक प्राइस $200, $300 टच कर रहा था, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट अभी भी जीरो था। मार्क के पास अब दुनिया की सबसे महंगी पेपर वेल्थ थी। कागज पर वो अमीर थे, लेकिन अगर मार्केट गिरा तो वो सड़क पर आ जाएंगे। मार्क क्यूबन के सामने अब एक सबसे बड़ा सवाल था, क्या मैं इस कंपनी को और बड़ा करूं या मैं इसे किसी बड़े प्लेयर को बेचकर निकल जाऊं। उन्होंने मार्केट को एनालाइज किया। उन्हें लगा कि अब म्यूजिक रुकने वाला है, और जब म्यूजिक रुकता है तो जिसके पास कुर्सी नहीं होती वो गिर जाता है। उन्हें एक कुर्सी चाहिए थी, और वो कुर्सी थी याहू। याहू उस वक्त का इंटरनेट का बादशाह था। गूगल अभी पैदा भी नहीं हुआ था ढंग से। याहू हर चीज खरीदना चाहता था ताकि वो मार्केट का राजा बना रहे। मार्क क्यूबन और टॉड वैगनर ने याहू को कन्विंस किया कि अगर उन्हें फ्यूचर में जिंदा रहना है तो उन्हें वीडियो और ऑडियो चाहिए, और वो सिर्फ ब्रॉडकास्ट.com के पास है। डील की बात शुरू हुई। नंबर्स इतने बड़े थे कि कैलकुलेटर में जीरो कम पड़ जाएं। लेकिन इस डील में एक बहुत बड़ा रिस्क था। याहू मार्क को कैश नहीं दे रहा था, वो मार्क को अपने याहू के शेयर्स दे रहा था। अगर मार्क कंपनी बेच भी देते और याहू का स्टॉक गिर जाता तो मार्क के हाथ में कुछ नहीं आता। मार्क क्यूबन में यहाँ वो किया जो एक शार्क करता है। उन्होंने एक ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी यूज की जिसे कॉलर ट्रेड कहते हैं, जिसने उन्हें आने वाले तूफान से बचा लिया। वो तूफान जिसने सिलिकॉन वैली को तबाह कर दिया, जिसने हजारों लोगों को बैंकरप्ट कर दिया। उस तूफान में मार्क क्यूबन अकेले ऐसे आदमी थे जो हंस रहे थे। क्या थी वो डील? कैसे मार्क क्यूबन ने याहू को $5.7 बिलियन में एक ऐसी कंपनी बेची जो लॉस में थी? और कैसे उन्होंने .com क्रैश से ठीक पहले अपने बिलियंस को लॉक किया जबकि बाकी सब ने अपना पैसा खो दिया?
कैसे एक पिट्सबर्ग का लड़का दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल डिजास्टर से बच निकला और एनबीए की सबसे बेकार टीम को खरीदने निकल पड़ा। अब हम देखेंगे द ग्रेटेस्ट ट्रेड इन हिस्ट्री। कैसे मार्क क्यूबन ने याहू को बेवकूफ़ बनाया या सही डील की, और कैसे उन्होंने डैलस मैवरिक्स को खरीदकर स्पोर्ट्स की दुनिया को हिला दिया। वो कहानी जहां उन्होंने एनबीए रेफरीज पर चिल्लाया, फाइन्स भरे और एक हारी हुई टीम को चैंपियन बनाया। इमेजिन कीजिए कि आप एक दुकान में जाते हैं। आपके पास एक पुराना कंप्यूटर है जो शायद ठीक से चलता भी नहीं है। आप दुकानदार से कहते हैं, भाई ये कंप्यूटर खरीद लो। दुकानदार पूछता है, कितने का है? आप मजाक में बोलते हैं, $5 बिलियन। और दुकानदार कहता है, डील डन। आपको लगेगा ये सपना है या वो दुकानदार पागल है। लेकिन 1 अप्रैल 1999 को मार्क क्यूबिन ने यही किया। ये अप्रैल फूल्स डे था, लेकिन ये मजाक नहीं था। उन्होंने अपनी कंपनी ब्रॉडकास्ट.com, जिसने उस साल मुश्किल से कुछ मिलियंस का रेवेन्यू किया था और जो भारी लॉस में थी, उसे याहू को बेच दिया। दाम $5.7 बिलियन, यानी करीब 45,000 करोड़ रुपए। ये उस वक्त की सबसे बड़ी इंटरनेट डील थी। दुनिया हैरान थी। वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स चीख रहे थे, याहू पागल हो गया है, एक रेडियो वेबसाइट के लिए इतना पैसा। लेकिन मार्क क्यूबन हंस रहे थे। उन्हें पता था कि उन्होंने सदी का सबसे बड़ा झूठ नहीं, बल्कि सदी का सबसे बड़ा सौदा यानी ट्रेड किया है। उन्होंने हवा बेची थी और बदले में सोना खरीदा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी यहाँ शुरू होती है, क्योंकि याहू ने मार्क को कैश नहीं दिया था। उन्होंने मार्क को अपने याहू के शेयर्स दिए थे। और मार्क क्यूबिन के दिमाग में एक खतरे की घंटी बज रही थी। उन्हें दिख रहा था कि .com बबल फटने वाला है। अगर याहू का शेयर गिरता तो मार्क क्यूबिन के $5.7 बिलियन मिट्टी में मिल जाते। तो मार्क ने क्या किया? उन्होंने एक ऐसी फाइनेंशियल चाल चली, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला, जिसने उन्हें तब भी बिलियनर बनाए रखा जब पूरी दुनिया कंगाल हो गई। आज हम डिकोड करेंगे उस सीक्रेट ट्रेड को जिसने मार्क क्यूबन को लकीस्ट मैन से स्मार्टेस्ट मैन बना दिया। 1999 का साल। इंटरनेट का जुनून अपने चरम यानी पीक पर था। हर कोई इंटरनेट कंपनी खोल रहा था। याहू उस वक्त का गूगल था। याहू हर चीज खरीदना चाहता था ताकि वो मार्केट का राजा बना रहे। मार्क क्यूबन और टॉड वैगनर ने याहू को कन्विंस किया कि वीडियो और ऑडियो ही फ्यूचर है और ब्रॉडकास्ट.com ही अकेला प्लेयर है, जो भी सही था। याहू ने बिना नेगोशिएशन की $5.7 बिलियन ऑफर कर दिए। मार्क ने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन डील साइन करते वक्त मार्क खुश नहीं थे, वो सावधान थे। उन्हें पता था कि ये मार्केट नकली है। कंपनीज के पास प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ हाइप है। उन्होंने देखा कि याहू का स्टॉक प्राइस $200 से ऊपर चल रहा है, जो कि लॉजिकल था। अगर मार्केट क्रैश होता तो याहू $10 पर आ सकता था। और अगर ऐसा होता तो मार्क क्यूबन वापस उसी 3 बेडरूम अपार्टमेंट में पहुंच जाते जहां वो जमीन पर सोते थे। यहां मार्क क्यूबन ने वो किया जो एक आम एंटरप्रेन्योर नहीं करता। आमतौर पर फाउंडर्स सोचते हैं कि मेरी कंपनी ग्रेट है, स्टॉक और ऊपर जाएगा। मार्क ने सोचा कि ये बबल है, स्टॉक नीचे आएगा। उन्होंने अपने बिलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी यूज की, जिसे कहते हैं द कॉलर ट्रेड। इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि ये बिजनेस हिस्ट्री का सबसे जीनियस मूव है। मार्क के पास याहू के लाखों शेयर्स थे। वो उन्हें बेच नहीं सकते थे क्योंकि लॉक इन पीरियड था, मतलब डील के 6 महीने बाद तक वो शेयर्स नहीं बेच सकते थे। तो उन्होंने दो चीजें की। उन्होंने पुट ऑप्शंस खरीदे। पुट ऑप्शन एक तरह का इंश्योरेंस है। इसका मतलब था कि अगर याहू का प्राइस गिरता है तो भी मार्क को एक फिक्स प्राइस मिलेगा। उन्होंने अपनी डाउनसाइड को लॉक कर दिया। लेकिन इंश्योरेंस महंगा होता है, इसके पैसे कहाँ से लाएं? तो उन्होंने कॉल ऑप्शंस बेच दिए। इसका मतलब था कि अगर याहू का प्राइस बहुत ऊपर जाता है, जैसे $400 या $500, तो मार्क को वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। उन्होंने अपनी अपसाइड को कैप कर दिया। लोगों ने कहा, मार्क तुम बेवकूफ हो, याहू $500 तक जाएगा, तुम अपना प्रॉफिट लिमिट क्यों कर रहे हो? मार्क ने कहा, मुझे और अमीर नहीं होना, मुझे गरीब नहीं होना। और फिर वही हुआ जिसका डर था। ईयर 2000, .com बबल फट गया। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। याहू का शेयर जो $237 पर था, वो गिरते गिरते $13 पर आ गया। जिन्होंने याहू में पैसा लगाया था वो सड़क पर आ गए। ब्रॉडकास्ट.com के दूसरे एम्प्लॉयज जिन्होंने हेजिंग नहीं की थी, उनके मिलियंस जीरो हो गए। लेकिन मार्क क्यूबिन, क्योंकि उन्होंने पुट ऑप्शंस ले रखे थे, उनकी वेल्थ प्रोटेक्ट हो गई। जब पूरी दुनिया रो रही थी, मार्क क्यूबिन अपनी नई गल्फस्ट्रीम वी प्राइवेट जेट में बैठकर चैंपेन पी रहे थे। उन्होंने सिस्टम को हरा दिया था। अब मार्क क्यूबिन के पास कैश था, बहुत सारा कैश। वो रिटायर हो सकते थे। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, मार्क क्यूबिन को आराम पसंद नहीं था। उन्हें एक नया चैलेंज चाहिए था, एक ऐसा चैलेंज जो टेक्नोलॉजी से भी मुश्किल हो। उन्होंने देखा डैलस मैवरिक्स को। डैलस मैवरिक्स एक एनबीए टीम थी, लेकिन वो कोई चैंपियन टीम नहीं थी। वो एनबीए की सबसे बेकार टीम थी। 90s में उनका रिकॉर्ड सबसे खराब था। प्लेयर्स खेलना नहीं चाहते थे, फैंस मैच देखने नहीं आते थे, स्टेडियम खाली रहता था। टीम का मालिक पैसे बचाने के लिए प्लेयर्स को सस्ते होटल्स में रुकवाता था। डैलस मैवरिक्स एक मजाक बन चुका था। जनवरी 2000 में मार्क क्यूबन ने डैलस मैवरिक्स को खरीद लिया। प्राइस $285 मिलियन। लोगों ने कहा, मार्क तुम टेक जीनियस हो सकते हो, लेकिन स्पोर्ट्स तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुमने एक डूबती हुई नाव खरीदी है। मार्क ने कहा, यह नाव नहीं है, ये मेरा प्यार है।
मार्क क्यूबन ने आते ही सब कुछ बदल दिया। वो सूट बूट वाले ओनर नहीं बने जो एसी बॉक्स में बैठता है। उन्होंने सबसे पहले प्लेयर्स का एक्सपीरियंस बदला। उन्होंने देखा कि प्लेयर्स के लॉकर्स टूटे हुए हैं, उन्हें तौलिए खुद धोने पड़ते हैं। मार्क को अपना पुराना मोटेल 6 वाला दिन याद आ गया। उन्होंने कहा, मेरे प्लेयर्स मेरे एम्प्लॉयज़ नहीं, मेरे पार्टनर्स हैं। उन्होंने लॉकर्स बदल दिए, हर प्लेयर के लिए नए कंफर्टेबल चेयर्स लगाए। उन्होंने टीम के लिए एक नया बोइंग 757 प्राइवेट जेट खरीदा ताकि प्लेयर्स को ट्रैवल में थकावट ना हो। उन्होंने प्लेयर्स से कहा, तुम्हारा काम सिर्फ खेलना है, बाकी सब खाना, रहना, ट्रैवल मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया एटीट्यूड में। मार्क क्यूबन पहले ऐसे टीम ओनर बने जो बेंच पर बैठते थे। वो कोच के पीछे बैठते, टीम की जर्सी पहनकर। जब रेफरी गलत डिसीजन देता तो मार्क क्यूबन अपनी सीट से खड़े होकर चिल्लाते। वो रेफरी को गाली देते। एनबीए का कमिश्नर डेविड स्टर्न इससे बहुत परेशान था। एक बिलियनियर बोनर ऐसे सड़क छाप तरह से कैसे बिहेव कर सकता है? स्टर्न ने मार्क पर फाइन्स लगाना शुरू किया। $10,000, $50,000, $100,000। मार्क क्यूबन ने एनबीए हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फाइन्स भरे हैं, टोटल $2 मिलियन से ज्यादा। लेकिन मार्क रुकने वाले नहीं थे। हर फाइन के बाद वो और जोर से चिल्लाते। क्यों? क्योंकि फैंस को ये पसंद आ रहा था। फैंस ने देखा कि ये मालिक हमारे जैसा है, ये टीम के लिए लड़ रहा है। डैलस का स्टेडियम जो पहले खाली रहता था अब हाउसफुल होने लगा। मार्क क्यूबन ने एक प्रोडक्ट को नहीं, एक इमोशन को बेचा। एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक बार गुस्से में मार्क ने मीडिया से कहा, एनबीए का हेड ऑफ ऑफिशिएटिंग यानी रेफरी का बॉस इतना इनकॉम्पिटेंट है कि मैं उसे एक डेयरी क्वीन मैनेज करने भी ना दूं। ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। डेयरी क्वीन कंपनी ने बुरा मान लिया। उन्होंने कहा, मार्क तुम्हें क्या लगता है आइसक्रीम बेचना आसान है? मार्क ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। वो एक दिन के लिए डेयरी क्वीन गए। उन्होंने वहां की यूनिफॉर्म पहनी और पूरा दिन काउंटर पर खड़े होकर आइसक्रीम कोन्स बनाए और कस्टमर्स को सर्व किया। मीडिया पागल हो गया। हजारों लोग डेयरी क्वीन के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए, सिर्फ मार्क क्यूबन के हाथ से आइसक्रीम लेने के लिए। मार्क ने एक इंसल्ट को पीआर मास्टर क्लास में बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि वो कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे वो कोड लिखना हो या आइसक्रीम बेचना। धीरे धीरे डैलस मैवरिक्स बदलने लगी। मार्क ने डेटा और एनालिटिक्स का यूज शुरू किया, जो उन्होंने टेक से सीखा था। उन्होंने डर्क नोवित्स्की जैसे प्लेयर्स को सपोर्ट किया। जो टीम 10 साल से हार रही थी वो प्लेऑफ्स में पहुंचने लगी। 2006 में वो फाइनल्स में पहुंचे लेकिन हार गए। लोगों ने कहा, मार्क तुम कभी चैंपियन नहीं बन पाओगे। लेकिन मार्क क्यूबन ने हार नहीं मानी। वो 11 साल तक लगे रहे और 2011 में डैलस मैवरिक्स ने एनबीए चैंपियनशिप जीती। वो मूवमेंट जब मार्क क्यूबन ने ट्रॉफी उठाई, वो उनके $5.7 बिलियन डील से भी बड़ा था, क्योंकि ये पैसा नहीं, ये जीत थी। मार्क क्यूबन अब अमेरिका के सबसे फेमस बिलियनर बन चुके थे, लेकिन उन्हें अभी एक और दुनिया जीतनी थी, टेलीविजन की दुनिया। उन्हें एक शो का ऑफर आया जिसका नाम था शार्क टैंक। प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि मार्क गेस्ट शार्क बने। मार्क ने कहा, मैं गेस्ट नहीं बनता। अगर मैं आऊंगा तो मैं शो को टेक ओवर कर लूंगा, और अगर मैं आया तो मैं तुम्हारे शो को नंबर 1 बना दूंगा। प्रोड्यूसर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने हाँ कर दी। कैसे मार्क क्यूबन ने शार्क टैंक को दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस शो बनाया? कैसे उन्होंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से लड़ाई शुरू की ताकि गरीबों को सस्ती दवाई मिले? और उनके 3 गोल्डन रूल्स जो हर इंडियन स्टूडेंट को पता होने चाहिए। अब फाइनल पार्ट में हम देखेंगे शार्क टैंक का असली सच, क्या वो डील सच में होती हैं? मार्क क्यूबन का पॉलिटिकल एम्बिशन और उनका नया मिशन कॉस्ट प्लस ड्रग्स जो हेल्थ केयर माफिया को हिला रहा है। 2011 टेलीविजन पर एक नया शो आया था, शार्क टैंक। ये शो एंटरप्रेन्योर्स के लिए था, लेकिन इसकी रेटिंग्स गिर रही थी। प्रोड्यूसर्स परेशान थे, उन्हें एक स्टार चाहिए था। उन्होंने मार्क क्यूबन को फोन किया। उन्होंने कहा, मार्क हम चाहते हैं आप कुछ एपिसोड्स के लिए गेस्ट शार्क बनकर आएं। मार्क क्यूबन ने फोन पर ही हंसते हुए कहा, मैं गेस्ट नहीं बनता। अगर मैं आऊंगा तो मैं शो को टेक ओवर कर लूंगा, और अगर मैं आया तो मैं तुम्हारे शो को नंबर 1 बना दूंगा। प्रोड्यूसर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने हाँ कर दी। मार्क क्यूबन सेट पर पहुंचे। पुराने शार्क्स जैसे केविन ओलीरी, बारबरा कॉकरन नेगोशिएशन में घंटों लगाते थे। वो एंटरप्रेन्योर्स को निचोड़ते थे, स्क्वीज करते थे। मार्क ने आते ही रूल बदल दिया। उन्होंने शॉर्ट क्लॉक इंट्रोड्यूस किया। जब कोई एंटरप्रेन्योर पिच करता, मार्क कहते, मैं ऑफर दे रहा हूं, तुम्हारे पास हाँ बोलने के लिए 24 सेकंड्स हैं। टिक टॉक टिक टॉक। इसने शो को बोरिंग मीटिंग से हाई स्टेक्स ड्रामा बना दिया। मार्क क्यूबन ने शार्क टैंक को अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस शो बना दिया। लेकिन पर्दे के पीछे मार्क ने एक और बड़ा खेल खेला। उन्होंने देखा कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ टीवी पर फेमस होने आते हैं, गोल्ड डिगर्स, डील करने नहीं। मार्क ने प्रोड्यूसर से कहा, कॉन्ट्रैक्ट बदलो। अगर कोई सिर्फ फेम के लिए आता है तो प्रोडक्शन कंपनी को उसकी कंपनी का 5% हिस्सा फ्री में मिलेगा। इस क्यूबन क्लॉज ने शो की इंटेग्रिटी बजा ली। आज शार्क टैंक इंडिया में जो हम देखते हैं, अश्नीर, अमन, पीयूष, ये सब मार्क क्यूबन के बनाए हुए टेम्पलेट पर चल रहे हैं। द रॉबिन हुड ऑफ फार्मा,
कॉस्ट प्लस ड्रग्स। शार्क टैंक तो बस शुरुआत थी। मार्क क्यूबन अभी अपना सबसे बड़ा डिसरप्शन प्लान कर रहे थे। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां माफिया राज करता है, फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयों में। अमेरिका में दवाइयां दुनिया में सबसे महंगी हैं। एक कैंसर की गोली जो बनने में $10 लगती है, कंपनीज उसे $1000 में बेचती हैं। गरीब लोग दवाई नहीं खरीद पाते और मर जाते हैं। मार्क क्यूबन को एक ईमेल आया। एक डॉक्टर ने लिखा था, मार्क, आप बिलियनेयर्स में से एक हैं, क्या आप इस लूट को नहीं रोक सकते? मार्क क्यूबन को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा, ये बिजनेस नहीं, ये अपराध यानी क्राइम है। जनवरी 2022 मार्क क्यूबन ने लॉन्च किया कॉस्ट प्लस ड्रग्स। मॉडल सिंपल था, हम दवाई फैक्ट्री से खरीदेंगे, हम अपना 15% मार्जिन जोड़ेंगे, हम $3 फार्मासिस्ट फीस जोड़ेंगे और $5 शिपिंग, बस। कोई छुपा हुआ खर्चा नहीं, कोई मिडिल मैन नहीं। एग्जाम्पल, इमैटिनिब कैंसर ड्रग, मार्केट प्राइस $9,657, कॉस्ट प्लस प्राइस $47 यानी लगभग ₹4000। फर्क देख रहे हैं आप, 99% सस्ता। फार्मेसी बेनिफिट मैनेजर्स और बिग फार्मा कंपनीज डर गईं। उन्होंने मार्क पर प्रेशर डाला। उन्होंने कहा, हम तुम्हें सप्लाई नहीं देंगे। मार्क ने कहा, ठीक है, मैं अपनी फैक्ट्री बना लूंगा। उन्होंने टेक्सास में $11 मिलियन खर्च करके अपनी फैक्ट्री खड़ी कर दी। लोगों ने कहा, मार्क, इसमें प्रॉफिट कहाँ है? मार्क ने कहा, इसमें प्रॉफिट पैसा नहीं, इसमें प्रॉफिट जिंदगियां हैं। मैं अपना नाम इतिहास में शार्क के रूप में नहीं, सेवियर के रूप में लिखवाना चाहता हूं। ये मार्क क्यूबन का सबसे बड़ा लेगेसी प्रोजेक्ट है। द व्हाइट हाउस रूमर्स, प्रेसिडेंट क्यूबन। जब मार्क क्यूबन ने हेल्थ केयर सिस्टम को हिला दिया तो लोगों ने मांग करनी शुरू कर दी, क्यूबन फॉर प्रेसिडेंट। लोगों को लगा कि अगर ये आदमी दवाई सस्ती कर सकता है तो ये देश भी चला सकता है। मार्क ने सोचा भी। उन्होंने पोल्स करवाए। उन्होंने देखा कि वो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन मार्क क्यूबन ने मना कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा, पॉलिटिक्स स्लो है, बिजनेस फास्ट है। मैं प्रेसिडेंट बनकर 4 साल में जो नहीं कर पाऊंगा वो मैं बिजनेसमैन बनकर 4 महीने में कर सकता हूं। उन्होंने दिखाया कि असली पावर वॉशिंगटन डीसी में नहीं, इनोवेशन में है। द अल्टीमेट ब्लूप्रिंट फॉर इंडियन यूथ। मार्क क्यूबन की पूरी जिंदगी केचप सैंडविच से लेकर प्राइवेट जेट तक हमें क्या सिखाती है? अगर आप इंडिया के किसी छोटे शहर में हैं और बड़ा बनना चाहते हैं तो ये 3 गोल्डन रूल्स याद रखिए। रूल नंबर 1, डोंट फॉलो योर पैशन, फॉलो योर एफर्ट। मार्क क्यूबन कहते हैं, पैशन बकवास है। हमें लगता है हम सिंगर बनेंगे, डांसर बनेंगे, लेकिन मार्क कहते हैं, देखो कि आप अपना वक्त कहाँ बिताते हो। मार्क टेक्नोलॉजी में वक्त बिताते थे, रात के 2 बजे तक मैनुअल्स पढ़ना। उनका पैशन बास्केटबॉल था, लेकिन उनका एफर्ट टेक्नोलॉजी में था। लेसन, जिस चीज में आप मेहनत करने से नहीं थकते वही आपका करियर होना चाहिए। पैशन अपने आप आ जाएगा जब आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। रूल नंबर 2, सेल्स क्योर्स ऑल, बेचना सीखिए। मार्क क्यूबन ने गार्बेज बैग्स बेचे, मिल्क बेचा, स्टैम्प्स बेचे। उन्होंने सीखा कि अगर आप बेच सकते हैं तो आप कभी भूखे नहीं मरेंगे। इंडिया में इंजीनियर्स कोडिंग सीखते हैं लेकिन बेचना नहीं सीखते। लेसन, चाहे आप कोडर हों या आर्टिस्ट, सेल्स सीखिए, अपने आप को बेचना, अपने आइडिया को बेचना, ये सर्वाइवल स्किल है। रूल नंबर 3, द वन थिंग यू कैन कंट्रोल इज एफर्ट। मार्क क्यूबन स्मार्ट थे शायद, लेकिन वो सबसे स्मार्ट नहीं थे। वो सबसे अमीर थे बिल्कुल नहीं। लेकिन उनके पास एक चीज थी जो किसी के पास नहीं थी, ग्रिट यानी जिद। उन्होंने कहा, बिजनेस एक खेल है और मैं इस खेल को जीतने के लिए 24 घंटे खेलूंगा। जब मेरे कंपेटिटर सो रहे होंगे मैं काम कर रहा हूंगा। लेसन, किस्मत आपके हाथ में नहीं है, इंटेलिजेंस आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत आपके हाथ में है। द फुल सर्कल। कहानी वहां खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। मार्क क्यूबन आज भी वही लड़का है जो पिट्सबर्ग के बार में डांस सिखाता था। आज भी वो अपने बच्चों को इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कराते हैं, जबकि वो खुद प्राइवेट जेट में जाते हैं ताकि उन्हें वैल्यू पता चले। आज भी वो ईमेल का रिप्लाई खुद करते हैं, उनका ईमेल पब्लिक है। एक इंटरव्यू में किसी ने उनसे पूछा, मार्क, अगर आपका सब कुछ छीन लिया जाए, आपका पैसा, आपका घर, आपकी टीम, और आपको वापस उसी 3 बेडरूम अपार्टमेंट में भेज दिया जाए जहां आप जमीन पर सोते थे, तो क्या आप वापस बिलियनर बन पाएंगे? मार्क क्यूबन ने मुस्कुराकर कहा, शायद बिलियनर मिली, लेकिन मैं वापस मिलियनर जरूर बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास से तुम मेरी दौलत ले सकते हो, लेकिन मेरा दिमाग और मेरी मेहनत करने की आदत नहीं ले सकते। दोस्तों, मार्क क्यूबन ने हमें सिखाया कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए केचप सैंडविच खाने की तैयारी रखनी पड़ती है। तो उठिए, अपना गार्बेज बैग उठाइए और बेचना शुरू कीजिए, क्योंकि अगला मार्क क्यूबन कहीं इंडिया की किसी गली में तैयार हो रहा है। क्या वो आप हैं? जय हिंद।